तो शुरू करते हैं सामाजिक न्याय की पाठशाला के तीसरे भाग में। आज हम ईवी रामास्वामी नायकार पर बात करेंगे। सबसे शुरुआत में मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों ने पिछली बार किताबों के बारे में बात की थी, तो कुछ किताबों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईवी रामास्वामी नायकार को लेकर के कुछ किताबें जिनसे मैंने पढ़ा है उनसे आपको परिचित करा देता हूं। सबसे पहले मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, इंडिया इन 50 लाइव्स इनक्रेनेशन, सुनील खिलनानी की किताब है। इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए 50 लोगों को याद करते हुए, जो बीबीसी रेडियो के कार्यक्रमों के रूप में इन्होंने याद किया था और फिर वो किताब के रूप में संकलित है। उसमें भी पेरियार के बारे में 7-8 पन्ने बेहद खूबसूरत ढंग से लिखे हुए हैं। मैंने जिस एक किताब से अपनी पूरी समझ बनाई और बुनियादी तौर पे सारे तथ्य जुटाए हैं वो है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकार जीवन दर्शन। ये किने अजय कुमार की गौतम बुक सेंटर से ये किताब आई हुई है। एक किताब है वाई वेयर वुमेन एनस्लेव्ड, ये खुद पेरियार की राइटिंग है। इस किताब को पब्लिश किया है द पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन चेन्नई ने, और इसी पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन चेन्नई से ही एक बहुत जरूरी किताब आई है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार ईवीआर। डॉक्टर के वीरामणि ने उसे संपादित किया है। जो किताब इंग्लिश में है वो भी आपको पढ़नी चाहिए, उसका ऑनलाइन वर्जन भी मौजूद है। एक किताब है कल्चर पब्लिकेशन लखनऊ से 1996 में प्रकाशित हुई, पेरियार रामास्वामी नायकर स्वाभिमान आंदोलन के जनक एस मूर्ति की एक किताब है, जो कल्चर प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुई थी 1996 में। इस किताब को बुनियादी तौर पर बहुत प्रसिद्ध और जरूरी किताब माना जाता है। पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन ने पेरियार की पूरी रचनावलियों को टुकड़ों में संपादित किया है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मौजूद है। वो सब भी हमें पढ़ना होगा। एक दो किताबें जरूरी हैं जिसका जिक्र आज करता हूं, आगे इस पे हमने विस्तार में बात करेंगे। एम.एन. श्रीनिवासन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा देने वाले, इनकी 2 किताबें हैं। राजकमल प्रकाशन से आई आधुनिक भारत में जाति और आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, श्रीनिवासन की। उसमें एक बुनियादी समझ बनाने के लिए हमें इन किताबों को पढ़ना चाहिए। शुरू करते हैं पेरियार के बारे में बात करते हुए। एक ऐसा शख्स जिसको किसी ने दक्षिण एशिया का सुकरात कहा, तो किसी ने पागल व्यक्ति कहा, किसी ने रूसो और वोल्टेयर से तुलना की, तो किसी ने सनकी कहा। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने उस दौर में तर्कवाद, बुद्धिवाद, सामाजिक न्याय, वंचितों मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के जरिए अपनी बुनियादी एक संगठनात्मक ढांचे के तहत बदलाव की बयार चुनी, उसके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता। मैं बातचीत शुरू करने से पहले अवतार सिंह पाश को याद करना चाहता हूं, जिनका कविता संग्रह है बीच का रास्ता नहीं होता। और ये बात मैं पेरियार को याद करते हुए कह रहा हूं कि वाकई अगर आप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव के हिमायती हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के हिमायती हैं, तो आपको रेडिकल लाइन लेनी पड़ेगी। पेरियार ने वो लिया और इसके लिए कहा जाता है, मैं याद करते हुए कह रहा हूं कि कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और पेरियार जिस दौर में काम कर रहे थे, हम उस दौर में नहीं थे, और हम आज जिस दौर में हैं, हम पेरियार को याद करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि पेरियार ने जो काम किया है उसको लेकर के
डरना लाजिम है, और उस डर की शुरुआत मैं इन बातों से करता हूं जो पेरियार ने ईश्वर के लिए कहा था। पेरियार के प्रसिद्ध वाक्य को सुनिए और यहां से मैं बात करूंगा। ईश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर की रचना की वह एक बेवकूफ था। जो ईश्वर का प्रचार करते हैं वे बदमाश हैं, और जो ईश्वर की पूजा करते हैं वे बर्बर हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म के पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणवाद को समूल नष्ट करने की बुनियाद रची, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन के जरिए पूरे दक्षिण भारत को ऐसा आंदोलित किया कि आज जब हम बात करते हैं तो सुनील खिलनानी इनक्रेनेशन में शुरुआत में ही तुलना करते हैं कि दक्षिण भारत आज कहां खड़ा है और उत्तर भारत कहां खड़ा है। दक्षिण भारत में महिलाओं के हक हुकूक के पैमाने पर दक्षिण भारतीय राज्य सबसे ऊपरी पायदानों पर है। शिक्षा के लिहाज से दक्षिण भारत सबसे आगे है, केरल से लेके तमिलनाडु, आंध्रा, हर जगह। तीसरी बात कि सामाजिक न्याय के लिहाज से आज भी दक्षिण भारतीय राज्य चुनौती बने हुए हैं हर सामाजिक न्याय के पक्षधर राजनेताओं के सामने। और उन दक्षिण भारत के उन सारे विकास के पैमानों पर उन्होंने एक अलग लकीर खींची, और आज भी हम जानते हैं कि 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में। रिजर्वेशन की लड़ाई को किस तरह से पेरियार ने लड़ा, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा, और उसका असर आज दक्षिण भारत की राजनीति में, दक्षिण भारत के जनजीवन में स्पष्ट तौर पर दिखता है। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि हम कुछ चीजों को थोपते हैं दूसरी चीजों के ऊपर। मसलन हमने भारतीय राजनीति की भारतीयता की समझ पर उत्तर भारत को इतना आरोपित कर रखा है कि हमने दक्षिण भारत की सायास उपेक्षा की है। कहना न होगा कि पेरियार ने इसी वजह से तो कहा था कि उत्तर भारत ने दक्षिण भारत का शोषण किया, इसलिए हमें अलग करना चाहिए, और दक्षिण भारत को अलग करने का एक मुहिम चलाई। लेकिन यह उत्तर भारतीयता केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही। यह उत्तर भारतीयता हमारे अकादमिक संस्थानों पर कब्जे की रही, हमारे सोच समझ और भारतीयता की धारणा को बनाने में हावी रही। इसलिए हमने दक्षिण भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंतकों की अवहेलना की, उपेक्षा की, और पेरियार के साथ यह ज्यादती सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि पेरियार इस, अभी भी मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी में जिन कुछ लोगों ने बुनियाद रची उनमें ईवी रामासामी, नायकर, पेरियार सबसे अगुवाई में खड़े मिलेंगे। तो उस उत्तर भारतीयता को दक्षिण भारतीयता पर थोपने के इस पूरे प्रपंच के अपराध बोध को स्वीकार करते हुए हम पेरियार को याद कर रहे हैं। अकादमिक संस्थानों की अवहेलना के साथ हम पेरियार को याद कर रहे हैं। पेरियार की तमाम अतिवाद और तमाम तरह की मुश्किलों के बावजूद हम पेरियार को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज पेरियार अपने हर एक रेडिकल, रैशनल थिंकिंग और लेखनी के साथ हमारे सामने सबसे मौजू बनकर उभरे हैं। पेरियार पर बहुत शुरुआती कुछ ढंग से अगर हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था, और उनके पिता वेंकटा नायकर, माता चिन्नाथाई अम्मा, ये एक सामान्य ढंग से कामगार जातियों के बीच पैदा हुए थे। कामगार जातियां थी,
जिन्हें कंचैलिया भी अक्सर कहते हैं कि ये शेफर्ड थे, यानी कृषक जाति के बीच पैदा हुए थे। 19 साल की उम्र में इनका विवाह नागम्माई से हो गया था। और एक किस्सा मिलता है शुरुआत में, इनको स्कूल में पढ़ने के लिए जब भेजा गया तो 5 साल केवल स्कूल में बिताने के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। और एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा इन्होंने अपने स्कूल के लिए लिखा है कि मुझे स्कूल भेजने का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कराना नहीं था, अपितु मुझे स्कूल इसलिए भेजा गया था ताकि मैं पूर्ववत तथाकथित बुरी आदतों से बचकर अपने आचरण में बदलाव ला सकूं। तो ये बुरी आदतें क्या थी, और इन बुरी आदतों में सबसे प्रमुख बुरी आदत जिसे सो कॉल्ड बुरा कहा गया, वो बुराई थी कि पेरियार एक कट्टर धार्मिक परिवार में पैदा होते हुए भी बचपन से धार्मिक कथाओं और मिथकों के कट्टर आलोचक थे। वो अपने घर में, जो कि इनका रेलवे स्टेशन के बगल में घर होने की वजह से, और इनके पिता एक बड़े व्यापारी थे, अपने समय के ताकतवर व्यक्ति थे, तो इनके यहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो उनके यहां ज्यादातर वे लोग आते थे जो ब्राह्मणवादी मिथकों धर्मों में विश्वास करते थे। तो पेरियार का उनसे डिबेट होती थी, और उस डिबेट में लगातार ये धार्मिक कर्मकांडों और तमाम चीजों की आलोचना करते थे। स्कूल से निकल गए, और इन्होंने कहा कि वो स्कूल मेरे लायक नहीं थे, वो स्कूल मुझे रूढ़िवादी कर्मकांडी बना रहे हैं, जबकि मैं एक तर्कशील विवेकशील व्यक्ति बनना चाहता हूं। घर में विवाद हुआ, तमाम तरह की दिक्कतें हुई, और इनके इस धर्म विरोधी समझ के चलते पिता ने इन्हें घर से निकाला मार करके। किस्सा ये मिलता है कि ये फिर बनारस गए, और बनारस में भूख लगी तो एक मुफ्त में खाना मिलने का जगह था मंदिर के पास, तो वहां गए। तो खाना देने की बजाय वहां जो खाना परोस रहा था वो गैर ब्राह्मण का होटल था, लेकिन उसने कहा कि हम आपको खाना नहीं देंगे, और उन्हें बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। पेरियार थोड़ी देर बाद एक जनेऊ लपेट के आते हैं और कहते हैं कि मैं अब खाना खिला दो, मेरे पास जनेऊ है। तो उसने कहा कि आप मूंछ रखिए, और इस तरह उन्हें झटका लगा कि जाति कितनी त्रासद चीज है, और उस पूरी घटना की वजह से, घर छोड़ने की वजह से पेरियार में एक अद्भुत क्रांतिकारिता आती है। उसके बाद उनकी शादी कराई जाती है, और जैसा कि मैंने भी कहा नागम्मई से वो 13 साल की थी, जब पेरियार 19 साल के थे तो उनकी शादी करा दी गई। इसके बाद भी शादी इसलिए कराई गई कि ये स्कूल छुड़वाया, शादी कराई कि शायद ये जो बिगड़ैलपन है इससे इनके ऊपर बंदिश लगे, और फिर ये कुछ सही रास्ते पर आए जैसा कि परिवार वाले चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद पेरियार ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मिशन शुरू किया, और उस पूरे व्यक्तित्व को हम कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हम आज पेरियार को क्यों पढ़ें, पेरियार आज हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है, इसको एक हिस्से में बात करेंगे। आखिरी में, शुरुआत में हम ये करेंगे कि पेरियार का जो राजनीतिक जीवन है पहले उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम पेरियार के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर बात करेंगे। राजनीतिक जीवन को लेकर के पेरियार ने जो शुरुआत की वो कांग्रेस के साथ शुरुआत की। 1920 के आसपास ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और इसके राजनीतिक जीवन के 3 चरण हैं। पहला चरण कांग्रेस के साथ मिलकर के दक्षिण भारत के प्रमुख कांग्रेसी नेता की बतौर है। उसके बाद 1925 में जब पेरियार कांग्रेस छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे ब्राह्मणवाद के विनाश के साथ कांग्रेस का विनाश करना मेरे जीवन का मकसद है। और उसके बाद दूसरा चरण उनका आजादी के पहले तक शुरू होता है, और आजादी के बाद पेरियार के दिसंबर 1973 तक, यानी आजाद हिंदुस्तान के 2 दशकों तक का पेरियार का जीवन अलग दृष्टिकोण से याद करेंगे। कांग्रेस को लेकर के पेरियार की एक समझ शुरुआती दौर में बनी थी,
और जो समझ थॉमस पेन और ह्यूम को लेकर के, डेविड ह्यूम को लेकर के और लोगों में थी, वो पेरियार में भी थी। और पेरियार ये मानते थे कि कांग्रेस एक क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी विचार है उनको लेकर के बात की जानी चाहिए। और उसको लेकर के पेरियार कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के साथ वो लगातार एक आंदोलन में भाग लेते हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस के बड़े नेता बनते हैं, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। और उस दरमियान दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने इनको बदला। उनमें से एक है जो वायकोम सत्याग्रह, जिसका जिक्र अंबेडकर को याद करते हुए भी आप पाएंगे। वायकोम सत्याग्रह केरल के एक मंदिर के रास्ते को लेकर के था, जिस रास्ते पर दलितों और शूद्रों को जाने नहीं दिया जाता था। उस रास्ते को लेकर के जो आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन को लेकर ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस का धड़ा था वो पशोपेश में था। इवन गांधी तक कहते थे कि पहले गांधी ने वायकोम का समर्थन किया और बाद में गांधी ने उपेक्षा कर दी वायकोम की। अपनी पत्नी के साथ पेरियार इस पूरे आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन भीतर भीतर कांग्रेस के जो भीतरी ब्राह्मणिकल वर्चस्व है उससे प्रभावित, बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं और कांग्रेस से मोहभंग शुरू होता है। आंदोलन एक मुकाम तक शुरू में जीतता है और उसके बाद आखिरी चरण में 1937 तक जाते आते जब उस मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन दूसरे चरण में पूरा होता है, तब इसमें सफलता मिलती है। लेकिन वायकोम ने कांग्रेस के भीतरी अंतर्विरोध को पेरियार के सामने उजागर कर दिया। और जब वायकोम आंदोलन में सिख शामिल हो रहे थे तो गांधी ने उसका विरोध किया कि इसमें केवल हिंदू शामिल हो, बाहरी लोग इसमें ना आए, ना ईसाई आए, ना सिख आए। इन सबसे पेरियार बहुत नाराज हुए और कांग्रेस को लेकर के, जो नरम दल था कांग्रेस का, इसको लेकर के वो बहुत पशुपेश में रहते थे। फिर पेरियार ने दूसरा एक मामला था गुरुकुलम प्रकरण, जो उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो लगातार कांग्रेस के महत्वपूर्ण ढंग से नीति नियामक थे, उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने गुरुकुलम योजना लागू करने का विरोध किया। इसमें यह था कि गुरुकुलम योजना के तहत यह नियम बनाया गया था कि जो जिस जाति में है उसी जाति की शिक्षा या पाएगा, और VVS अय्यर को नियुक्त किया गया था इसे लागू कराने के लिए। पेरियार ने कहा कि अगर आप जिस जाति के लोग हैं उसी जाति के पेशे को अगर अच्छे ढंग से लागू करना चाहते हैं तो ये तो जातिवाद को बढ़ाना हुआ, और आप फिर जाति को पेशे के से जोड़ करके जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। इसका मुखर विरोध किया और इसे पास नहीं होने दिया। लगातार इसका गुरुकुलम योजना का विरोध करते रहे और इन सब प्रकरणों की वजह से कांग्रेस का एक धड़ा पेरियार से बेहद खफा हुआ। इन्हें समाज में असंतोष फैलाने वाला और फूट डालने वाला व्यक्ति घोषित किया। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मिलर कमेटी के बाद 1920 से 25 के बीच जिसे रेखांकित करना चाहिए। उस समय जस्टिस पार्टी काम करती थी और पेरियार ने कांग्रेस छोड़ने के आसपास जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया और जस्टिस पार्टी को एक बड़े आंदोलन की तरह खड़ा किया और जस्टिस पार्टी के जरिए ही उन्होंने उसको द्रविड़ कड़गम तक ले गए और इस पूरे मूवमेंट को आत्मसम्मान आंदोलन के साथ जोड़ते थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।